Welcome back to all the viewers. Today we will start with the law of supply part. तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा कि लॉ ऑफ सप्लाई क्या होता है, उससे रिलेटेड चीज़ों पे आज हम बात करेंगे। पूरा का पूरा लॉ ऑफ सप्लाई हम लोग देख लेंगे। तो सबसे पहली बात, जैसे कि हम लोगों ने पहले ही डिस्कस किया था कि आज का हमारा टॉपिक जो है वो लॉ ऑफ सप्लाई पे रहेगा। तो हमको पहले तो यही पता करना पड़ेगा, हम लोग जैसे पहले ही बात कर चुके, जितने भी लॉ एक्सप्लेन करने थे अब तक, सब में है कि हमको उसके बेसिस पे ही जाना है। यानी सबसे पहले हम एक्सप्लेन करेंगे कभी भी तो डेफिनेशन के बाद एजम्पशन के बाद शेड्यूल, डायग्राम, एक्सप्लेनेशन, यही सीक्वेंस है। इसी सीक्वेंस में ही एक्सप्लेनेशन हम लोग करेंगे। जितने भी लॉ हमारे रहेंगे सारे लॉ का एक्सप्लेनेशन इसी बेसिस पे ही होगा, बाकी कोई बेसिस नहीं रखा जाएगा। उसके बाद फिर फटाफट हम देख लेते हैं कि लॉ ऑफ सप्लाई का जो है डेफिनेशन वाला पार्ट क्या है। तो लॉ ऑफ सप्लाई का जो डेफिनेशन वाला पार्ट है उसमें सिंपल बोला गया है कि लॉ ऑफ सप्लाई क्या होता है। तो ये जो है इट स्टेट्स दैट व्हेन प्राइस, या मैं सीधा ही लिख देता हूँ, व्हेन प्राइस इंक्रीजेस देन सप्लाई ऑफ दैट कमोडिटी डिक्रीजेस ना। डिक्रीजेस तो होता नहीं है, हम क्या करेंगे यहाँ पे डिक्रीजेस के, ये हमारा इंक्रीज होता है। ठीक, डिक्रीज वाला जो कंडीशन रहता है हमारा वो होता है आपका डिमांड वाले में। तो मैंने जानबूझ के लिखा कि ताकि आप जो इस चीज़ को समझ पाएँ। उसके बाद इट स्टेट्स दैट व्हेन प्राइस ऑफ द कमोडिटी, यानी प्राइस ऑफ द कमोडिटी इंक्रीज करता है, देन सप्लाई फॉर दैट कमोडिटी ऑल्सो इंक्रीजेस, रिमेनिंग अदर फैक्टर्स कॉन्स्टेंट। रिमेनिंग अदर फैक्टर्स कांस्टेंट, यानी बाकी सारे जो फैक्टर्स होंगे वो सारे कांस्टेंट रहेंगे या कोई भी फैक्टर्स चेंज नहीं होगा। तो ये तो हो गया उसका डेफिनेशन वाला पार्ट कि डेफिनेशन में इतना ही कहा गया है कि स्टेट दैट व्हेन प्राइस ऑफ द कमोडिटी इंक्रीजेज देन सप्लाई फॉर दैट कमोडिटी ऑल्सो इंक्रीजेज, रिमेनिंग अदर फैक्टर्स कांस्टेंट, यानी बाकी सारे फैक्टर्स कांस्टेंट रहते हैं, जिसको अदरवाइज सेट्रिस पैराबस भी कहते हैं। ये अदर थिंग्स रिमेनिंग कांस्टेंट के लिए यूज़ किया, जो लाइन है रिमेनिंग अदर थिंग्स या अदर फैक्टर्स कांस्टेंट के लिए ये यूज़ किया जाता है। तो जो भी जैसे हम लोग पढ़े थे फैक्टर्स अफेक्टिंग सप्लाई, जो प्रीवियस वीडियो हम लोग देखे थे उसमें देखे थे कि 9-10 फैक्टर्स होते हैं जो सप्लाई को अफेक्ट करते हैं। तो पहले फैक्टर को छोड़ के, यानी पहला फैक्टर हमारा प्राइस है, प्राइस को छोड़ने के बाद जो भी फैक्टर्स रहेंगे उन सबको हम क्या करेंगे, कांस्टेंट करेंगे। और उसके बाद देखेंगे उसका इफेक्ट हमारे सप्लाई पे किस हिसाब से पड़ रहा है। तो ये तो हो गया डेफिनेशन वाला पार्ट। अब हम देख लेते हैं इसका एजम्पशन वाला पार्ट कि एजम्पशन, क्योंकि बिना एजम्पशन के कोई भी लॉ इकोनॉमिक्स में स्टैंड नहीं करता। तो देयर इज़ सम टाइप ऑफ एजम्पशंस आल्सो एसोसिएटेड विथ एनी लॉ। तो एजम्पशन देख लेते हैं हम। तो ये हो गया हमारा एजम्पशंस। एजम्पशंस मतलब तर्क वाली बात की जाती है जहाँ पे हमारा लॉ जो है स्टैंड करता है। तो जैसे कि हम लॉ ऑफ सप्लाई की बात कर रहे हैं, तो लॉ ऑफ सप्लाई में जो हमारा लॉ स्टैंड करता है वो कुछ चीज़ों पे स्टैंड करता है। जैसे कि जो बाकी फैक्टर्स उनको हमको कांस्टेंट रखना है, तो हमने लिख दिया कि भाई कंज्यूमर जो हो, कंज्यूमर इज रैशनल। सबसे पहले तो यही लिख देते हैं, कंज्यूमर जो एक रैशनल हो, रैशनल तरीके से बिहेव कर रहा हो, तभी ये होगा। दूसरा हमने लिख दिया सपोज नो चेंज इन प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, यानी प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स में किसी भी प्रकार का कोई चेंज ना है। उसके बाद फिर आपका फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन जो थे, प्राइस ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, प्राइस भी होगा, तो प्राइस ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन जो भी होंगे वो भी आपका सेम रहे। टैक्सेस एंड सब्सिडीज़ जो है वो भी सेम रहें, एक्सेट्रा। ये हमारे 4-5 जो एजम्पशंस हो गए कि ये एजम्पशंस मतलब ये तर्क होते हैं जिसके बेसिस पे इकोनॉमिक्स में कोई भी लॉ खड़ा होता है। तो ये आपका पूरा चीज़ हो गया। जैसे जो भी फैक्टर्स पढ़े ना हम लोग, 10 टोटल हमने फैक्टर पढ़ा, 10 में पहला छोड़ देंगे प्राइस, बाकी के 9 फैक्टर्स को हम क्या करेंगे, कांस्टेंट कर देंगे बस। और कुछ इसमें है नहीं, बहुत बड़ा जो ऐसा कुछ नहीं है, बस सिंपल तरीके से। अब इसके बाद फटाफट देख लेते हैं इससे रिलेटेड जो इसका शेड्यूल है और डायग्राम, क्योंकि इसमें शेड्यूल डायग्राम हमेशा रहता ही है, इकोनॉमिक्स है तो शेड्यूल डायग्राम तो रहेगा ही। तो शेड्यूल इसका देख लेते हैं हम लोग। तो शेड्यूल की रही बात, अगर देखते हैं हम लोग तो शेड्यूल में आपका जो है प्राइस एक साइड बनाएंगे हम लोग,
रुपीज़ में, और एक साइड हो जाएगा आपका क्वांटिटी सप्लाइड, ये हो जाएगा आपका यूनिट्स में। अब यहाँ पे कोई भी आप एक इलस्ट्रेशन ले सकते हैं, जैसे आज दोनों हमको बढ़ते हुए दिखाना है तो प्राइस 1 2 3 4 हो गया, और ये भी हो गया आपका सप्लाई भी मान लीजिए 2 4 6 8। बस कोई भी इलस्ट्रेशन ले सकते हैं, इसमें कुछ बहुत हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं होता है। हमको बस ये दिखाना है कि बस प्राइस बढ़ रहा है और सप्लाई भी जो है बढ़ रहा है, या फिर आप ये दिखाइए या फिर ये दिखाइए कि प्राइस डिक्रीज़ कर रहा है, सप्लाई भी डिक्रीज़ कर, दोनों में से कुछ भी हम दिखा सकते हैं, तो दोनों पे हमारा एजम्पशन सेम आएगा। जब ये हम देख लेंगे, शेड्यूल देख लेंगे, शेड्यूल के बाद फिर हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो रहेगा वो रहेगा हमारा डायग्राम वाला पार्ट। तो डायग्राम इसका जो है सप्लाई का, वो भी छोटा सा डायग्राम हम देख लेते हैं। डायग्राम इसका कुछ इस तरीके से बनता है। यहाँ पे एक्स हो गया, एक मार्जिन हो गया, होगा क्वांटिटी सप्लाइड, यहाँ हो गया प्राइस। तो सप्लाई कर्व आपका जो है यूँ बनता है, ये हो गया आपका सप्लाई कर्व। यानी आप जब इस डायग्राम से बनाएंगे हम लोग, तो सप्लाई कर्व हमारा इसी तरीके से बोलो। इसको बोलते हैं पॉजिटिवली स्लोप्ड। पॉजिटिवली स्लोप्ड का मतलब होता है जो पॉजिटिव तरीके से, जैसे डिमांड कर्व जो था हमारा वो यूँ था, नेगेटिवली स्लोप्ड इसको बोलते हैं, इसको पॉजिटिवली स्लोप्ड बोलते हैं, क्योंकि प्राइस और सप्लाई में पॉजिटिव रिलेशन होता है, डायरेक्ट रिलेशन होता है, इसलिए पॉजिटिवली स्लोप्ड होता है। अब ये तो हो गया हमारा डायग्राम वाला पार्ट, और इससे रिलेटेड सारी चीज़ें हमने देख ली यहाँ पे। अब हमारा जो नेक्स्ट पार्ट रहेगा इसमें, वो है हमारा एक्सप्लेनेशन पूछा जाता है। जैसे जब भी एग्ज़ाम में आता है तो पूछेगा एक्सप्लेन लॉ ऑफ सप्लाई, तो वैसे पूछेगा तो हमको 4-5 चीज़ एक्सप्लेन करनी पड़े, डेफिनेशन, एजम्पशन, शेड्यूल, डायग्राम, और फिर इन दोनों का एक्सप्लेनेशन भी एक्सप्लेन करना पड़ता है। एक एक्सप्लेनेशन छोटा देंगे तो आप इसमें कुछ भी लिख सकते हैं कि इन द अबव डायग्राम व्हेन प्राइस इंक्रीजेस फ्रॉम, इस शेड्यूल से हम एक्सप्लेन कर देंगे, व्हेन प्राइस इंक्रीजेस फ्रॉम ₹1 to ₹4, देन क्वांटिटी सप्लाइड ऑल्सो इंक्रीजेस फ्रॉम 2 यूनिट्स to 8 यूनिट्स। बस इतना लिख दिए। फिर ये लिख दिए कि जब सप्लाई कर्व इज पॉजिटिवली स्लोप्ड ड्यू टू द डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी सप्लाइड। बस तो ये सिंपल तरीके से है, जैसे मैंने बोल ही दिया, तो आप आराम आराम से इसको सुन के लिख भी सकते हैं। इसमें फिर से एक बार रिपीट कर दे रहा हूँ कि इन द अबव डायग्राम द सप्लाई कर्व इज पॉजिटिवली स्लोप्ड ड्यू टू द डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी सप्लाइड। इतना भी लिख देंगे तो भी एक्सप्लेनेशन हो जाएगा। नहीं तो शेड्यूल की तरफ से करेंगे तो व्हेन प्राइस इंक्रीजेस फ्रॉम ₹1 to ₹4, देन क्वांटिटी सप्लाइड ऑल्सो इंक्रीजेस फ्रॉम 2 यूनिट्स to 8 यूनिट्स। ये भी हम यहाँ से भी दे सकते हैं, शेड्यूल के बेसिस पे भी और इसका भी। तो ये तो हो गया आपका जो है हमारा पार्ट हो गया लॉ ऑफ सप्लाई का पार्ट। लॉ ऑफ सप्लाई में इतना ही है, एक्सप्लेनेशन अपने से आप लिख लीजिएगा। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं अपने आगे, हम देखते हैं अभी एक्सेप्शंस, क्योंकि लॉ अगर हम पढ़ रहे हैं तो लॉ के कुछ एक्सेप्शंस भी होते हैं हमेशा से। तो एक्सेप्शंस के बाद हम देख लेते हैं कि इस लॉ के हमारे क्या क्या एक्सेप्शंस अवेलेबल हैं। एक्सेप्शंस ऑफ लॉ ऑफ सप्लाई। तो ये भी हमारा वीडियो का ही पार्ट रहेगा, क्योंकि हम सोच रहे एक्सेप्शंस देखते हुए चलेंगे तो हमको क्लियर रहेगा कि भाई लॉ कहाँ पे काम नहीं करता। तो इसके एक्सेप्शंस ज़्यादा नहीं है, 2-3 ही है। जैसे कि सबसे पहला जो है हमारा एक्सेप्शन ये है कि ये लॉ कहाँ काम नहीं करता, तो लॉ जो है एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन पे काम नहीं करता है, एग्रीकल्चरल गुड्स पे काम नहीं करता है। तो सबसे पहला एजम्पशन हमारा हो जाएगा, पहला हो गया हमारा एग्रीकल्चर गुड्स। अब एग्रीकल्चर गुड्स पे क्यों नहीं काम करता है, क्योंकि जहाँ तक सबको पता है कि एग्रीकल्चर गुड्स जो होते हैं वो आपका डिपेंड करते हैं रेनफॉल पे या नेचुरल फैक्टर्स पे। रेनफॉल या जो भी नेचुरल फैक्टर्स, हम यहाँ नेचुरल फैक्टर्स एक कंबाइंड टर्म लिख देते हैं। नेचुरल फैक्टर्स पे ये क्या करते हैं, डिपेंडेंट होते हैं, डिपेंडेंट, ठीक। अब जब नेचुरल फैक्टर्स पे डिपेंडेंट होगा तो नेचुरल फैक्टर्स तो खुद ही जो है कभी ज़्यादा हैं, कभी कम है, कभी बारिश हो सकती है, कभी नहीं हो सकती है। जैसे इस समय इतनी ज़्यादा बारिश हो रही है कि भाई खेत ख़राब हो जा रहे हैं, फसलें ख़राब हो जा रही हैं। तो इससे क्या होगा, ये नेचुरल फैक्टर्स अनफेवरेबल हैं। तो अगर फेवरेबल नेचुरल फैक्टर्स होते तो सप्लाई तो हमारे हित में रहती, यानी हम सप्लाई बढ़ा पाते, लेकिन नेचुरल फैक्टर्स उसमें है। तो इस वजह से कई बार क्या होता है कि प्राइस बढ़ जाती है, जो कि अनुमान तौर पे होता है कि भाई जब प्रोडक्ट अवेलेबल रहेगा ही नहीं तो भाई लोग ज़्यादा डिमांड एज इट इज़ करते तो प्राइस आपकी बढ़ जाएगी, लेकिन आप सप्लाई उस बेसिस पे बढ़ा नहीं पाएंगे, बल्कि घटाना पड़ जाए, क्योंकि आपका प्रोडक्शन तो हुआ ही नहीं है।
ड्यू टू अनफेवरेबल नेचुरल फैक्टर्स, NF लिख दे रहा हूँ मैं, अनफेवरेबल नेचुरल फैक्टर्स की वजह से आपका सप्लाई प्रोडक्शन हुआ नहीं, तो सप्लाई आप कर ही नहीं पाए, लेकिन प्राइस उसमें बढ़ी रहेगी। तो ये एक अपवाद है, दिस इज़ एन एक्सेप्शन ऑफ लॉ ऑफ सप्लाई। एक ये हो गया। एक दूसरा एक्सेप्शन हमारे पास जो है वो है आपका एग्रीकल्चर तो हो गया, सॉरी, पेरिशेबल गुड्स। ये आपका दूसरा जो है दूसरा एक्सेप्शन है, अपवाद है। अब पेरिशेबल गुड्स कौन से गुड्स होते हैं? तो ऐसे गुड्स जो 48 आवर्स और 2 डेज़ में जो है ख़राब हो जाएं। तो ऐसे गुड्स जो है 48 आवर्स और 2 डेज़ में अगर ख़राब हो जाते हैं तो वैसे गुड्स को हम लोग बोलते हैं अपना पेरिशेबल गुड्स। बस सिंपल तरीके से हो जाता है कि पेरिशेबल गुड्स आर दोज गुड्स विच गेट स्पॉइल्ड आफ्टर 2 डेज़ और 48 आवर्स, कभी कभार 2-3। इसमें आपका एग्जांपल में ग्रीन वेजिटेबल्स और मिल्क मेड प्रोडक्ट्स वगैरह जो है वो सब इसमें आ जाते हैं। तो इनके केस में क्या होता है? इनके केस में ऐसा होता है कि जब भी प्राइस बढ़ती है, लेकिन प्राइस के साथ साथ सप्लाई को बढ़ा पाना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि 2 दिन के बाद ये ख़राब हो जाते हैं। हो सकता है प्राइस आपकी 2 दिन के बाद बढ़ी हो, तो इस ऐसे केसेस में क्या हो जाएगा कि हम सप्लाई को उसके बेसिस पे चेंज नहीं कर सकते, नहीं कर पाते। तो एक आपका ये भी इस तरीके से इसका अपवाद हो गया। एक अपवाद इसमें और हम देख लेते हैं, वो है आपका 3rd नंबर का देख लेते हैं, सेल ऑफ ओल्ड स्टॉक। अभी और एक अपवाद है 3rd नंबर का, जिसमें बोला गया कि सेल ऑफ ओल्ड स्टॉक। ओल्ड स्टॉक का मतलब होता है जो पुराने हमारे पास स्टॉक पड़े हुए हैं, कि है ये जो पुराना स्टॉक हमारे पास पड़ा हुआ है, उस स्टॉक को जब हम बेचने की बात करते हैं तो उसी को बोलते हैं सेल ऑफ ओल्ड स्टॉक। तो सेल ऑफ ओल्ड स्टॉक के केस में क्या होता है कि जब प्राइस हमारी डिक्रीज़ रहती है, यानी जब कम दाम रहेगा चीज़ों का, जो भी चीज़ हम बेच रहे हैं, जब उसकी प्राइस जो है कम रहेगी तो हम सप्लाई उसमें बढ़ाते हैं, क्योंकि हमको क्या करना है स्टॉक क्लियरेंस, CLEARNC, स्टॉक क्लियरेंस मतलब जो हमारे पास माल इस साल का बचा हुआ है, हम चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा, जल्दी से जल्दी और ज़्यादा से ज़्यादा ये माल ख़त्म हो जाए, ताकि हम नेक्स्ट लॉट ऑफ गुड्स को जो है फिर से वापस से मार्केट में बेच पाएँ। तो इस वजह से ज़्यादा बिजनेस यूनिट्स क्या करती हैं, कम दाम पे ज़्यादा सप्लाई निकालती हैं। खासकर जब आपका फाइनेंशियल ईयर एंड पे होता है, तो ये सारी चीज़ें ऑफ़र्स के थ्रू, बाई 1 गेट 2 फ्री, या बाई 1 या डिस्काउंट्स के थ्रू, ऑप्स के थ्रू, इस तरीके से करके जनरली जो है कंपनीज़ अपने प्रोडक्ट को क्या करती हैं, सोल्ड करती हैं। तो कम दाम में वो ज़्यादा बेचने की कोशिश करती हैं, दाम कम रखती हैं, लेकिन सोचती हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा हम सेल कर पाएँ। तो ये 3 आपके हो गए एक्सेप्शंस ऑफ लॉ ऑफ सप्लाई, जो कि काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं लॉ ऑफ सप्लाई को देखते हुए। बाकी लॉ ऑफ सप्लाई हमने देख लिया, लॉ ऑफ सप्लाई में डेफिनेशन देख लिया, डेफिनेशन, एजम्पशन, शेड्यूल, डायग्राम और एक्सप्लेनेशन, तीनों चीज़ें उधर हो गई, और इधर आपकी जो हो गई कि एक्सेप्शन वाला बात हो गया। फिर इसमें जो है नेक्स्ट आपका पूछा जाता है कि कॉजेस ऑफ लॉ ऑफ सप्लाई, माने लॉ ऑफ सप्लाई होता क्यों है, या लॉ ऑफ सप्लाई होने के क्या कारण हैं। तो कारण इसमें सिंपल हैं, उन चीज़ों को जो है हम अपने नेक्स्ट जो पार्ट रहेगा उसमें कवर कर लेंगे। दूसरी बात, इसके एक्सेप्शंस वाला जो पार्ट है, इस एक्सेप्शंस में काफ़ी सारे और एक्सेप्शंस आ जाते हैं, तो अपने लिए 3 एक्सेप्शंस इनफ हैं। उसके बाद जैसे कि जो भी एक्सेप्शंस आते रहेंगे, फिर आप उसको थोड़ा बुक से करके हम लोग उसमें देखते रहेंगे तो हो जाएगा। तो नेक्स्ट वीडियो में जो है हम लोग देखेंगे इसके रिगार्डिंग कि कॉजेस ऑफ सप्लाई हो गया आपका, फिर टाइप्स ऑफ सप्लाई बचा हुआ है, फिर सप्लाई फंक्शन है, और चेंज इन सप्लाई बचा हुआ। तो कॉजेस वगैरह से हम लोग शुरू करेंगे, कॉजेस, टाइप्स, फिर सप्लाई फंक्शन, फिर टाइप्स ऑफ सप्लाई फंक्शन, और चेंज इन सप्लाई वाला जो पार्ट है, तो वो सारा पार्ट जो है हम लोग उसमें करेंगे। ज़्यादातर केसेस में पूछा जाता है कि वाई सप्लाई कर्व इज़ पॉजिटिवली स्लोप। तो पॉजिटिवली स्लोप इस वजह से होता है बिकॉज देयर इज़ डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस ऑफ द कमोडिटी एंड क्वांटिटी सप्लाइड फॉर दैट कमोडिटी। तो डायरेक्ट रिलेशन की वजह से ही जब भी प्राइस बढ़ता है तो सप्लाई उस कमोडिटी की भी ऑटोमेटिक बढ़ जाती है।
तो इस बात का बस ध्यान रहे कि हाँ ये पॉजिटिवली स्लोप्ड होता है और डिमांड वाला जो है नेगेटिवली स्लोप्ड होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।